नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर धामी कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई है आज, जिसमें जोशीमठ को लेकर बड़े फैसले लिए गए। 4 से बढ़ाकर 5,000 रुपए किराया किया गया। जो अब तक किराया धामी सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 4 से 5,000 किया गया है। विस्थापन के लिए अभी कोई एक मुश्त मुआवजा नहीं देगी सरकार। जायजा लेने के बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी। राहत शिविर में रहने वालों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। हर व्यक्ति को 450 रुपए की मदद दी जाएगी। जो राहत शिविर में रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति को 450 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। धामी कैबिनेट के मंत्री 1 महीने का अपना वेतन राहत शिविर में रहने वाले लोगों को देंगे। बड़ा फैसला लिया गया है। आज धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जो आपदा से प्रभावित परिवार हैं, उनको राहत देने के लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार कोई एक मुश्त मुआवजा नहीं देगी। आर्थिक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और जायजा लेने के बाद जो मुआवजे की रकम है, राशि है, वो तय की जाएगी। इसके अलावा जो राहत शिविर में रह रहे हैं, उनको 450 रुपए की मदद दी जाएगी। राहत शिविर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को 450 रुपए की मदद दी जाएगी। धामी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो किराया, जिन लोगों ने अपने घर शिफ्ट किए थे, जो किराए पर रह रहे थे, उनको धामी सरकार 4,000 रुपए किराया प्रतिमाह दे रही थी, उसको बढ़ाकर 4 से 5,000 रुपए किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, जोशीमठ को लेकर आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है। बड़े फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग में। जो किराया प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा था, जो किराए पर रह रहे थे, उनको धामी सरकार की तरफ से 4,000 रुपए किराया दिया जा रहा था, जिसको बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज की कैबिनेट की अगर बात की जाए तो जोशीमठ पे आधारित पूरी कैबिनेट रही है, जिसमें लगातार जो अधिकारियों के द्वारा फीडबैक दिया जा रहा था, उसी के मद्देनजर आज काम किया गया। बाकायदा जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा पहले बताया गया कि किराए को लेकर लोगों में नाराजगी थी, नाराजगी के बाद ही जो है कैबिनेट में इन तमाम प्रस्तावों को लाया गया। किराए की रकम को बढ़ाकर जो 4,000 से 5,000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रभावित लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भी बाकायदा कैबिनेट में चर्चा हुई है। लगातार जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, उनको जो है प्रतिदिन 450 रुपये जो भोजन का है, वो पैसा जो सरकार के द्वारा प्रतिदिन दिया जाएगा। इसके अलावा पहले सरकार ने ये जरूर कहा है कि असेसमेंट किया जाए। असेसमेंट के बाद जो है वन टाइम सेटलमेंट की नीति पर सरकार के द्वारा जो है काम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा रोड मैप तैयार कर लिया गया। मुख्य सचिव एस.एस. संधू के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि राज्य कैबिनेट में एक ही मुद्दे पर आज चर्चा हुई है, जिसको जो है पूरी तरीके से अब जो है मान्य किया जाएगा। बाकायदा अधिकारियों को ये निर्देश देंगे कि रोड मैप तैयार करने के साथ ही कैबिनेट के जो निर्णय है, उसका जल्द से जल्द जो है पालन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या सामने ना आए। जी, इसके अलावा विस्थापन के लिए अभी सरकार ने साफ कर दिया है कि विस्थापन के लिए कोई भी एक मुश्त मुआवजा फिलहाल सरकार नहीं देगी। आर्थिक स्थिति का, नुकसान का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद बाजार दर पर जो मुआवजे की राशि है, वो तय की जाएगी। तो एक बड़ी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है जो प्रभावित परिवार हैं या जो विस्थापित हो चुके हैं उनके लिए। बिल्कुल, देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी, शायद वो उम्मीद अभी जो है पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के साथ ही वन टाइम सेटलमेंट की योजना पर काम होगा। लेकिन आज जो है चर्चा हुई है, बाकायदा सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो 15 दिन के भीतर अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद जो असेसमेंट के बाद ही लोगों को जो है सहायता राशि पहुंचाई जाएगी। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया, जो लोग आवास लेना चाहेंगे, सरकार उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगी और अन्यथा की स्थिति में लोगों को मुआवजे के रूप में जो धनराशि होगी वो दी जाएगी, जो बाजार भाव के तहत होगा। लगातार जो लोगों की यही मांग उठ रही है कि बाजार भाव के तहत ही लोगों को ये पैसा मिले, जिससे जो है लोग विस्थापन का लाभ ले सकें। जी, इसके अलावा जायजा लेने के लिए कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल किए गए हैं और कब तक ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और किन किन चीजों का इसमें सर्वे किया जाएगा? देखिए, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें सांसद प्रतिनिधि का जो है एक व्यक्ति होगा। इसके अलावा विधायक और जनप्रतिनिधियों को जो इसमें शामिल किया गया। स्थानीय लोगों से जो राय मशवरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है शासन को भेजेगा। शासन इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखने के बाद अग्रिम जो है रणनीति बनाकर लोगों को उस मुआवजे का लाभ दे सकेगा। लगातार जो इसको लेकर अधिकारियों से निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि
समय अवधि के तहत जो अपने कार्य को पूरा कर लिया जाए, जिससे लोगों को जल्द से जल्द सेटलमेंट का लाभ दिया जा सके। जी सौरभ, इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि धामी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो अपने 1 महीने का जो वेतन है वो राहत शिविर में रहने वाले लोगों को देंगे। देखिए, जोशीमठ में जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए बाकायदा एक एक महीने का वेतन जो है तमाम मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है जमा किया है, जिसके द्वारा जो है वहाँ पर लोगों को राहत कार्यों में ये पैसा पहुँचाया जा सके, उनको सुविधा दी जा सके। लगातार जो है इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। पहले जो सचिवालय संघ के द्वारा ये कहा गया है कि वो कर्मचारी भी तमाम जो है कर्मचारी एकजुट होकर जोशीमठ के लिए पैसा अपनी जो वेतन है 1 दिन का वेतन देंगे। इसके अलावा तमाम और संगठन है जिनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में ये पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके की आपदा सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो डर है और लोगों को सुरक्षित निकाले जाने को लेकर अब लोग जो है सामने दिखाई भी दे रहे हैं। तमाम जो है संगठनों की अगर बात की जाए तो आगे आने लगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन जो है जोशीमठ के लिए 1 माह का वेतन अपना जो है पहले ही राहत कोष में जमा करवा दिया था, जिससे लोगों को राहत राशि। पूरी कोशिश कर रही है कि हर तरीके से जो पीड़ित परिवार है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जाए। मुख्यमंत्री पहले ही अपने 1 महीने का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दे चुके हैं और अब जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो अपना 1 महीने का वेतन राहत शिविर में देंगे। क्या अब भी जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन जारी है? लोग जो असंतुष्ट नजर आ रहे थे सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, सरकार की तरफ से जो उनके लिए राहत शिविर में व्यवस्थाएं की गई थी, क्या लोगों में अब थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है कि सरकार उनकी मदद कर रही है और उनको सरकार आगे भी इसी तरीके की मदद देती रहेगी? देखिए, नाराजगी जस की तस बनी हुई है। जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट बैठक के बाद तमाम जो संतोषजनक फैसले होंगे, लेकिन लगता नहीं कि लोगों को इससे कोई राहत मिली है। राहत अगर मिली होती तो शायद हालात इस प्रकार के नहीं होते। लगातार जो है नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि लोग लगातार 1 टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं। सेटलमेंट होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है और जिसके चलते लोगों में नाराजगी भी है। जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाएगा लगता नहीं कि जोशीमठ का जो मामला है वो शांत होने वाला है। जी, 1 टाइम सेटलमेंट के लिए सरकार कह चुकी है कि जब तक पूरे नुकसान का आर्थिक आकलन नहीं किया जाएगा तब तक सरकार कोई भी 1 टाइम सेटलमेंट का एकदम से फैसला नहीं लेगी। लेकिन जो प्रभावित लोग हैं वो राहत शिविर में जो रह रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनके हालात में उनमें कितना सरकार को लेकर उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी और विस्थापन को लेकर आगे क्या कुछ सरकार की रणनीति होगी? सौरभ, आपको हमारी आवाज मिल रही है? सौरभ, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो धामी कैबिनेट की आज एक अहम मीटिंग हुई है। जोशीमठ को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। आपदा के संकट से जूझ रहा है इस वक्त जोशीमठ। सरकार हर उस कोशिश में है जिससे लोगों की मदद की जा सके, जोशीमठ को बचाया जा सके। हर वो काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आज भी जोशीमठ को लेकर कैबिनेट की एक अहम मीटिंग की गई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। और सबसे पहले जो किराया जो वहां से विस्थापित हुए परिवार हैं उनको सरकार की तरफ से दिया जा रहा था 4,000 रुपए प्रति माह, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला हुआ है। इसके लिए विस्थापन के लिए सरकार साफ कर चुकी है कि फिलहाल एक मुश्त कोई मुआवजा नहीं देगी। सरकार आर्थिक नुकसान का जायजा लेने के बाद तय किया जाएगा मुआवजे की जो राशि है, कितना मुआवजा किसको दिया जाएगा। ये सभी जो सर्वे टीम बनाई गई है सर्वे करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार जो है मुआवजे की राशि तय करेगी। वहीं जोशीमठ में होटल माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जोशीमठ में बीते मंगलवार को ही होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन होटल स्वामियों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया। वहीं अब जोशीमठ में होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें ये दोनों ही होटल काफी बड़े हैं। ऐसे में इनको काफी संभाल कर काफी योजनाबद्ध तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है। सीबीआरआई की टीम ध्वस्तीकरण के साथ ही नुकसान का आकलन भी करेगी। जिन आवासों और भवनों को ध्वस्त किया जाना है उनके अस्थायी पुनर्वास के लिए भी प्री
फैब्रिकेटेड हट का डिजाइन तैयार करेगी। टीम की ओर से क्षतिग्रस्त भवनों के सर्वेक्षण का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो जोशीमठ में होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को तोड़ने का काम, उनके ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है और इनको तोड़ने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। विशेषज्ञों की निगरानी में इन होटल को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर होटल मलारी और माउंट व्यू को तोड़ने का काम जारी है। करीब एक सप्ताह तक इन होटल्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने जल विद्युत परियोजनाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनटीपीसी ने टनल बोरिंग के दौरान पहाड़ का सही से अध्ययन नहीं किया, जिसके कारण जोशीमठ में टीवीएम टनल बोरिंग मशीन बीच पहाड़ में फंस गई और मशीन को निकालने के लिए एनटीपीसी ने बाईपास सुरंग बना दी। ये सुरंग जोशीमठ के ठीक नीचे से गुजरी, जिसके कारण जोशीमठ शहर भूधसाव की चपेट में आ गया। बड़ा आरोप ज्योत सिंह बिष्ट ने लगाया है एनटीपीसी पर। इसके साथ ही उन्होंने इस आपदा के लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने सरकार पर कंपनी को बचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के सभी प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम सरकार को अब करना चाहिए। साथ ही सभी परिवारों को टिहरी बांध विस्थापितों की तर्ज पर आवासीय और कृषि भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जोशीमठ में जिस तरह से रोज नई दरारें पैदा हो रही हैं, पुरानी दरारें चौड़ी होकर के और गहरी हो रही हैं, भवन गिरने के कगार पर हैं, एक मंदिर वहां पर गिर भी गया। तो इन सब हालात को देखते हुए हमारी पार्टी के स्थानीय शिष्टमंडल ने 8 तारीख को वहां दौरा किया और उसके बाद 10 तारीख को मैं भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर गया था। कल हमने जो स्थानीय लोग हैं उनका तहसील पर जो धरना था वहां जाकर के उनसे बातचीत की। वहां जिन जिन परिवारों के घरों में दरार आ रखी है, जो गिरासू भवन हो गए, उनको भी मौके पर जाकर के देखा और उसके साथ साथ हमने जो परिवार 68 परिवार जिनसे घर खाली कराए गए उनसे भी मिले। जोशीमठ में जिस तरह से रोज नई दरारें पैदा हो रही हैं, पुरानी दरारें चौड़ी होकर के और गहरी हो रही हैं, भवन गिरने के कगार पर हैं, एक मंदिर वहां पर गिर भी गया। तो इन सब हालात को देखते हुए हमारी पार्टी के स्थानीय शिष्टमंडल ने 8 तारीख को वहां दौरा किया और उसके बाद 10 तारीख को मैं भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर गया था। कल हमने जो स्थानीय लोग हैं उनका तहसील पर जो धरना था वहां जाकर के उनसे बातचीत की। वहां जिन जिन परिवारों के घरों में दरार आ रखी है, जो गिरासू भवन हो गए, उनको भी मौके पर जाकर के देखा और उसके साथ साथ हमने जो परिवार 68 परिवार जिनसे घर खाली कराए गए उनसे भी मिले। जोशीमठ में जिस तरह से रोज नई दरारें पैदा हो रही हैं, पुरानी दरारें चौड़ी होकर के और गहरी हो रही हैं, भवन गिरने के। फिल्म जगत की मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन, ड्रामा क्वीन राखी सावंत अब अपने बॉयफ्रेंड आदिल से निकाह करने की खबर के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने राखी सावंत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राखी सावंत अपने घर में वापसी करे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो राखी सावंत को आदिल से निकाह करने के बाद अखंड परशुराम अखाड़े ने चेतावनी दी है और अपने धर्म में वापसी करने के लिए कहा है, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। राखी सावंत ने ये घिनौना अपराध किया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फिल्मिस्तान वाले हमारे सनातन धर्म को कितना बदनाम करे ये सभी जानते हैं। इन्होंने जो शादी करी है कहीं ना कहीं हमारी मुहिम पे एक चोट पहुंचाई है। आज हम जो देश में रहते हैं सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनके घर वापसी करा रहे हैं और हमारा ही एक बीच का बंदा एक्टरनी जो कहते हैं फिल्मिस्तान में जो एक शो करती थी, ऐसी को हम क्या कहें, जिन्होंने वास्तव में सनातन धर्म पे चोट पहुंचाई। इसे कड़ी चेतावनी है कि ये अपने घर में वापसी आए। राखी सावंत ने ये घिनौना अपराध किया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फिल्मिस्तान वाले हमारे सनातन धर्म को कितना बदनाम करे।
वहीं मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मसूरी अवैध खनन करने वालों को सख्त लहजे में चेताया है। उन्होंने साफ कहा, मसूरी में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई लोग पहाड़ और जमीन का बिना अनुमति के कटान और खनन कर रहे हैं, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें, मसूरी में अवैध निर्माण खनन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर एसडीएम ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मोसोनिक लॉज और चंडालगढ़ी सहित कई जगहों पर छापेमारी की, जहां पर बिना अनुमति के भूमाफियाओं द्वारा भूमि समतलीकरण कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। तो मसूरी में अवैध खनन और अवैध निर्माण पर प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और जो अवैध निर्माण करा रहे हैं ऐसे संचालकों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो एसडीएम हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में चेताया है कि मसूरी में अवैध खनन और अवैध निर्माण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामला अभी थमा नहीं था कि प्रदेश में पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी। पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कोटद्वार में यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका, सीएम धामी के इस्तीफे की मांग की। साथ ही सभी ने भर्तियों की सीबीआई जांच कराए जाने की भी मांग की है। तो पटवारी पेपर लीक पर प्रदर्शन किया है युवाओं ने। यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का पुतला फूंका है और भर्तियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में इससे पहले UKSSC पेपर में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद काफी विरोध हुआ था और अब फिर से पटवारी भर्ती में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई है, जिस पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सभी भर्तियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, धामी इस्तीफा दो, प्रदेश सरकार होश में हो, भाजपा सरकार होश में हो, मुर्दाबाद, धामी मुर्दाबाद, बंद करो, युवाओं को चलना पर होश में हो, पुष्कर धामी होश में हो, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। वहीं जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पिछले कई वक्त से इन दोनों ही होटल को डिसमेंटल करने की बात कही जा रही थी। हालांकि स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते प्रशासन इन होटल्स को गिरा नहीं पा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय निवासियों से मिलने और कई आश्वासन देने के बाद अब इन होटल्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे एंड नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल का काम पूरा हो। इसके लिए टीमें बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति ले ली गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी तो कमेटी है, कमेटी से वार्ता की जाएगी पब्लिक की। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बिना तैयारी के पहुंचे अधिकारियों को देखकर नाराजगी जताई। तो जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, दून लाइब्रेरी सभागार में ये बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता सांसद नरेश बंसल ने की और इस दौरान अधिकारियों का अधूरा होमवर्क देखकर सांसद ने नाराजगी जताई है। तो देहरादून में जिला सड़क सुरक्षा समिति की ये बैठक हुई है। दून लाइब्रेरी सभागार में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बिना तैयारी के पहुंचे, अधिकारियों को देखकर नाराज हुए और अधिकारियों को जल्द से जल्द अपना होमवर्क पूरा करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 तारीख से 17 तारीख तक ये
राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। और आज सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति यह है कि देश में 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। सरकार बहुत चिंतित है इसको लेकर, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण रैश ड्राइविंग है, शराब पीकर चलाना है, नींद आ जाना है, ओवरलोडिंग है, गलत साइड में चलाना है, रेड लाइट जंपिंग है। तो बहुत सारे कारण हैं। इन सारे कारणों को, और इनमें सबसे बड़ा कारण अवेयरनेस है। आज के दुखद वो होता है जब आज का नौजवान 17-18 साल में आकर के वो कहना चाहिए एडवेंचरस ड्राइविंग के नाम पर जो रैश ड्राइविंग करता है और उसके कारण बेचारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और परिवारों की भी आजकल स्थिति यह है कि एक एक बच्चा है, वही इस प्रकार की दुर्घटनाओं में चला जाता है तो परिवार भी चौराहे पर आ जाता है। डोईवाला में स्थित सिपेट संस्थान छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ ही हिमालय, गोदरेज जैसी तमाम बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट भी दिला रहा है। डोईवाला में स्थित सिपेट संस्था कई तरह के प्रोडक्ट की टेस्टिंग के साथ ही मग, ट्रॉली, बैग के पार्ट्स, बाइक के पार्ट्स, मिल्टन कंपनी की बोतल बना रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार के कई विभागों जैसे जल संस्थान, खाद्य आपूर्ति विभाग आदि तमाम विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सिपेट संस्थान भारत सरकार का संस्थान है जिसको राज्य सरकार के सहयोग से डोईवाला में स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं हम लोग इंडस्ट्रीज़ को भी प्रदान कर रहे हैं, डिप्लोमा कार्यक्रम भी प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे माननीय विधायक महोदय डोईवाला श्री ब्रजभूषण गैरोला जी ने भी संस्थान में विजिट किया है और उन्होंने सब चीज़ों को हमारे यहाँ पर देखा है। विभिन्न मशीनों के ऊपर जो हम बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और साथ ही साथ हम तकनीकी सेवाएँ दे रहे हैं, तो ये बच्चों को कौशल विकास करने में, उनको रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए प्रैक्टिकल के साथ उनको शिक्षा आने में उनको मदद मिलता है। इन मशीनों के संचालन के साथ साथ उनको सीखने को भी मिलता है जो मशीनें उन्हें इंडस्ट्री में चलानी है। साथ ही साथ जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ये महसूस नहीं होता कि उन्होंने कहीं पर भी कमतर शिक्षा प्रदान करी है, क्योंकि संस्थान के अंदर अत्याधुनिक मशीनें मौजूद हैं जो उनके द्वारा कंपनियों में काम किए जाने पर उनसे अच्छी हो सकती हैं या उनसे कम हो सकती हैं। आप यहाँ पर पिछले 3 साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी स्टेट के जो हमारे यहाँ के नौजवान जो यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं उनको काफ़ी रोज़गार यहाँ पर मिला है। लगभग 190 बच्चों ने यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार पाया है। साथ में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर कौशल विकास का भी यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर जैसे डायरेक्टर साहब ने काफ़ी जानकारियाँ हमको दी हैं। 250 से अधिक कौशल विकास जो 10वीं पास बच्चे थे उन लोगों ने यहाँ पर अपना रोज़गार पाया है। आप यहाँ पर पिछले 3 साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी स्टेट के जो हमारे यहाँ के नौजवान जो यहाँ वहीं जसपुर पुलिस ने लाखों की कीमत के लीचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को यह सफलता धर्मपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान मिली है, जहां पर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली और लीची के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। कोतवाली में धर्मपुर बॉर्डर पे रात्रि चेकिंग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जिसमें अवैध लीसा लाया जा रहा है। तो इस पे प्रत्येक ट्रक की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इसमें एक ट्रक है जिसमें 2 ड्राइवर ट्रक के अंदर थे। मौके का फ़ायदा उठाकर एक ड्राइवर फरार हो गया, दूसरे ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है और 142 टिन लीसा जो कि लगभग 2000 लीटर के करीब है वो इसमें बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर के पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं और बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से ये लीजा लेकर यहाँ रुद्रपुर बेचने आ रहा था। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।